नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है एमसीक्यू सीरीज़, जैसा कि मैं पहले बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का लेकर के आऊँगा। केमिस्ट्री का एक वीडियो डाला जा चुका है, जो न देखे हों वो जा कर के देख लीजिए। ये फिजिक्स का पहला एमसीक्यू सीरीज़ है। ऐसे ही और सब्जेक्ट के आपके डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो न देखे हों वो जा कर के देख लीजिए, और लगातार अब से वीडियो आएंगी तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल न भूलिए, ठीक है। आपको सुबह में मिलेगी वीडियो और या फिर शाम में मिलेगी, दो में से किसी एक टाइम पर आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ सूचना आपको बता दें कि देखिए क्या है कि एक आप लोगों की क्या है एमसीक्यू की सीरीज़ है। यानी इसका मतलब एमसीक्यू कब किया जाता है, जब आप पूरा हर चीज़ रिवीजन कर चुके होते हैं, जब हर चीज़ पढ़ लिए होते हैं, उसके बाद एमसीक्यू किया जाता है। तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि मैं पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर अपना अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अच्छी तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें क्योंकि बड़ा वीडियो ये हो सकता है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो इसमें जितने प्रश्न रहेंगे उसमें से एक आध दो प्रश्न मैं गलत आंसर दूंगा उसका, तो मैं ये आशा करूंगा कि आप सभी जो भी गलत मैं दूं तो उसको सही आप लोग आंसर उसका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पोस्ट किया था तो उसमें गलत एक दिया था, जैसे क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। बुझा हुआ चूना, ठीक ना। तो बुझा हुआ चूना वाला क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था, तो कुछ बच्चों ने उसको नोटिस किया और वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना वो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने बढ़िया से उसको देखे उस क्वेश्चन को, और बाकी लोगों को तो उसका पता नहीं कि नहीं बिना बुझा होगा या बुझा होगा। तो यहीं से आपका पता चलता है कि नहीं आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, सूची ए दिया गया है आपका। सूची फर्स्ट ए है और ए सूची सेकंड है। इसमें ऑप्शन में दे रहा है ए नंबर में एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइड्रोमीटर। अब ये इससे संबंधित किससे है, एनीमोमीटर किससे संबंधित है, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, बैरोग्राफ किससे संबंधित है, हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बेस पर क्या है, एक कूट दिया गया है और यहाँ सूची सेकंड है, यानी सूची फर्स्ट का मिलान हम लोग करेंगे सूची सेकंड के साथ, और उसी के बेस पर हमारे कूट का चयन किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, ये वायु वेग से संबंधित है। क्या है, वायु वेग से संबंधित है। अगला क्या देख लेते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आप लोगों को पता होगा कि भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूकंप से। अब हमारा बचता है दो ऑप्शन, यानी अब हम लोग देख लेते हैं, दो हमको मिल गए क्या, ए का 3 नंबर। ए का 3 नंबर देखिए हमारा कौन सा है, तो अगर हमको एक भी अगर मालूम है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ए का 3 नंबर हमारा सिर्फ डी नंबर मिल रहा है, तो हमारा आंसर ए हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी को बी नंबर वाला पता है, क्या, सिस्मोग्राफ, क्योंकि सिस्मोग्राफ ज़्यादा लोगों को पता होगा कि सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से संबंधित है। तो इसमें क्या करेंगे, एक करेंगे, बी नंबर का एक है, और बी नंबर के एक में हमारे 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो हमको ए तो मिल गया कि ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, अब बचे हमारे ए ऑप्शन, तो इसमें से कोई होगा। तो इसके लिए हमको एक और ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारा हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए डी नंबर हाइग्रोमीटर। हाइग्रो जो है, तो मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, हाइग्रो यानी हाइड्रो से संबंधित, तो ये आपका निकलेगा आर्द्रता, क्योंकि आर्द्रता में क्या होता है, नमी पाई जाती है, तो इसका नंबर 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिजिक्स का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और बाकी जो होंगे तो वो सही होंगे, और इसमें से एक ऐसा दिया है कि जो कि सुमेलित नहीं होगा। तो क्या हुआ, ओडोमीटर, ए नंबर दिया है। ओडोमीटर क्या होता है कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए होता है। बी नंबर ओंडोमीटर। देखिए ओडोमीटर, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति मापने के लिए है। तीसरा नंबर क्या दिया है, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। और एमीटर, एमीटर का मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति
मापक यंत्र। तो यहाँ देखिए ये जो विद्युत शक्ति दिया गया है ना, ये गलत है, विद्युत शक्ति मापक नहीं है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति मापक यंत्र एमीटर नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, क्या है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन मिलता है ए नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, बी नंबर आभासी प्रतिबिंब, सी नंबर वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, डी नंबर लेंस की वक्रता के अनुसार प्रकार का प्रतिबिंब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं दे रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्यों। ये आपका क्वेश्चन है। तो सूर्य छिपने से पहले, जब सूर्य छिपने लगता है तो दीर्घवृत्तीय प्रतीत क्यों होता है। उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर रहा होता है इसलिए, यह प्रकाश के प्रकीर्णन हो रहा होता है इसलिए, यह प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, या फिर प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा होता है, या फिर वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, या फिर क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है। तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है लेकिन कैसा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा तो होता है लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये क्या है, पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, पीएच मीटर के द्वारा। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन निर्वात होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, निर्वात, लेकिन यहाँ पर निर्वात नहीं दिया गया है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ठोस होगा। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ठोस में चलती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। देखिए ध्वनि का वेग क्या सभी माध्यमों में एक ही रहता है, नहीं, सभी माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर क्या समान रहता है, नहीं, समान नहीं रहता, भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। इन सब की बात अपेक्षा किया जाए ठोस द्रव गैस में, तो इसमें किसमें होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अवश्रव्य मतलब जो सुनने के लिए तरंग आवृत नहीं होती। ऐसा कौन सी है जो हम लोग को सुनने के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो 20 हर्ट्ज से कम क्या होता है, श्रव्य जो तरंगे होती हैं कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से कम हो। तो क्या ये है, 20 हर्ट्ज से अधिक दिया है यानी ये तो सही होगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक दिया गया है तो ये भी हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि जो श्रव्य होता है वो कितना होता है, वो 20 हर्ट्ज तक ही होता है, ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये 20,000 हर्ट्ज तक माना जा सकता है। यहाँ पर मेन आंसर क्या होगा, मेन आंसर नंबर हो जाएगा अश्रव्य के बारे में, जिसको हम नहीं सुन सकते। देखिए यहाँ क्या है कि अश्रव्य यानी जिसको हम सुन नहीं सकते, और ये क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बोल देता कि ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारी श्रवण क्षमता से ज़्यादा, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछा होता तो इसका आंसर सही होता। लेकिन यहाँ अवश्रव्य मतलब कम सुनने के लिए, जैसे कोई बोलता है बहुत देर से तो हम लोग उसको न सुन पाए, तो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम रहना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक लेंस का फोकस का अंतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेंस का फोकस का अंतर 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी क्या हो जाएगा 1/25 = 4, 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है 4, इसमें सबको एक सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रकृति में पाए जाने वाले रंग प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक रंग। कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वाले रंग होते हैं। या फिर डी नंबर क्या हो सकते हैं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न
तो देखिए जो प्राथमिक रंग होते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। वो किसी रंग के साथ उत्पन्न नहीं होते। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है। अब देखिए ये फार्मूले हैं। अगर आपको मैं बोला था कि फार्मूले आप लोग तैयार कर लीजिएगा फिजिक्स के, और अगर जो तैयार न किए हों तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसको जल्द से जल्द तैयार कर लें। ठीक है, तो यहाँ वर्क बराबर बोल रहा है, तो डब्लू बराबर मतलब सॉरी जूल जूल जो होता है वो क्या होता है? कार्य जो होता है उसके बटे में गुलाम। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ना? आप लोग इसका आंसर जरूर हमको बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि सही होगा या नहीं। अगर सही होगा तो आप लोग इसका डायरेक्ट टाइप करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, हाँ, अगर नहीं होगा तो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगला चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ठीक है, ये बोल रहा है 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ समस्या होती है तो बताइए, तो इसका हम सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, अब प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में जो c होता है वो किससे संबंधित होता है? तो जो हमारा c होता है तो E = mc² में ऑप्शन नंबर ए दिया है ध्वनि वेग से, या प्रकाश तरंग दैर्ध्य से, या फिर प्रकाश के वेग से, या फिर एक स्थिरांक से। तो हमारा सी जो संबंधित है वो प्रकाश के वेग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ये हमको सही जोड़ी का, देखिए क्या है कि सुमेलित करने वाले सही जोड़ी वाले प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि सही जोड़ी में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो जाएगा। जैसे विद्युत बल है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका तो कोई ना कोई आंसर होगा। अब यही ऑप्शन रख करके आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो विद्युत बल हमारा किससे संबंधित है? अगर नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं, अगर बन रहा है जिससे तो ठीक है, जिससे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बल का आपको पता होगा क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश किसका होता है? कूलाम का होता है। विभव जो होता है वोल्ट का होता है, और धारिता जो होता है वो फैराडे का होता है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट वाले चीज़ को अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा? बल हमारा न्यूटन, आवेश कूलाम, विभव वोल्ट, और धारिता फैराडे। अब ऐसा ऑप्शन का किस आंसर में हमको मिल रहा है? यानी फर्स्ट का सेकेंड हमारा ए मिला और ए मिला, यानी ए खत्म और ए खत्म। आवेश का कूलाम यानी बी नंबर का हमारा थर्ड नंबर आंसर किस में है? बी नंबर का थर्ड, यानी ये तीनों है, यानी अभी भी ये हमारा सस्पेंस बना हुआ है। अब अगला देखते हैं विभव का वोल्ट किस में है? तीसरा नंबर का फर्स्ट, तो ये हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर बी हमारा हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ध्यान रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएँ तो आप लोग इसको आसानी से कर सकें और सेकेंडों में करें। देखिए कैसे एक वस्तु का द्रव्यमान मैं बोल रहा हूँ बार बार कि द्रव्यमान की बात किया जा रहा है, 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण, अब आपको फंसाने के लिए कुछ भी यहाँ पर दे दे तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? मैं क्या बोला था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर है, द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान सभी जगह पर समान होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 100 डायरेक्ट हो जाएगा। जो है आपको कुछ देखना नहीं है, बस देखिए द्रव्यमान में कितना दिया गया है, जो हमारे द्रव्यमान में दिया जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भार के बारे में पूछ लिया होता है कि हमारा भार ए है, तो क्या हो जाता है? आंसर नंबर हमारा ए तब निकलता है। ठीक है, क्योंकि भार जो होता है वो क्या होता है? 1/6 भाग होता है। देखिए अब इसका
अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है, ध्यान रखिए यही प्रश्न जो ऊपर दिया गया वही प्रश्न नीचे है, उसी से संबंधित। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या बढ़ता है, यहाँ पर भार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ऑप्शन, उसका भार बढ़ता है, उसका भार घटता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि हमारा भार घट रहा है। पृथ्वी पर हमारा अगर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 6/6 बराबर 1 हो जाएगा। तो पृथ्वी पर 6 किलो का कोई वजन है तो चंद्रमा पर उसका जो भार की बात किया जा रहा है तो भार हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हाँ, भार हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से और इस क्वेश्चन के साथ हमारा यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे। अगर जो वीडियो में लास्ट तक बना हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें और पूरे MCQ सीरीज आप लोगों के लिए लाभदायक रहे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इसको ज़रूर ही लाइक करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे किसी एक अच्छे नए वीडियो में।